नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदानी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की लिटरेचर बुक कृतिका भाग 2 के पाठ 1 माता का अंचल के क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी अभ्यास कार्य करेंगे। आपके इसमें माता के अंचल अभ्यास का के जो सब पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, 12 क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पाठ के सार को कर चुके हैं, हम जान चुके हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे। आपसे इसमें आपकी राय मांगी गई है, किसी और की नहीं, लेखक की नहीं, पाठ के अंदर से नहीं पूछा गया है। इसमें आपकी राय मांगी गई है, आपकी समझ इसमें पूछी गई है कि आपकी समझ से क्या वजह है कि पिता से अधिक जुड़ाव, अधिक लगाव होने के बावजूद भी बच्चा विपदा के समय, मुसीबत के समय अपने एक माँ के पास क्यों जाता है। इसमें आपका विचार मांगा गया है। तो इसमें आपको ही अपना ही विचार लिखना है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। निश्चय ही पाठ में दिखाया गया है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता ने उसके लालन पालन में ही सहयोग नहीं दिया था, अपितु वे उसके अच्छे दोस्त भी थे, उसके खेल में उसके साथ रहते थे। विपदा के समय, मुसीबत के समय बच्चे को लाड़ प्यार की अपेक्षा ममता एवं सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है। वह उसे माँ की गोद में मिल सकती है। बच्चा माँ की गोद में अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करता है, उतना पिता के लाड़ प्यार की छाया में नहीं। इसी कारण संकट में बच्चे को माँ की याद आती है, पिता की नहीं। माँ की ममता बच्चे के घाव भरने में मरहम का काम करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमें अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महसूस कहाँ होती है? अपने माता और पिता के साथ होती है। लेकिन जब पूछा जाता है माँ और पिता में से, दोनों में से जब एक का जिक्र करना होता है तो हमें माँ की याद आती है। जब हमें हमें कोई दर्द होता है, हम किसी कष्ट में होते हैं, तो हमारे सब मुंह से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? माँ निकलता है। तो हम माँ की गोद में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए बच्चा अपने पिता के पास न जाकर अपने माँ के पास जाता है। सेकंड प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जब भोलानाथ की माँ उसके सिर पर तेल लगा देती है तो वो रोने लग जाता है और सिसकने लग जाता है। तो इसमें आपका विचार पूछा गया है कि भोलानाथ अपने दोस्तों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बच्चे को अपने जो साथी होते हैं उनसे बड़ा लगाव होता है, उनके साथ उसको खेलने में आनंद मिलता है। जब वह बच्चों को खेलते कूदते देखता है तो वो अपना रोना भूल जाता है और उसके साथ साथ उसकी सिसकियाँ भी बंद हो जाती हैं। तो क्या है, बच्चा सदैव अपने साथियों में खेलना व रहना पसंद करता है। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह अपने साथियों को शोर मचाते, शरारतें करते और खेलते हुए देखकर सब कुछ भूल जाता है और इसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यानी भोलानाथ के समय का और आपके समय के जो खेलने की सामग्री है वो किस प्रकार से अलग है, डिफरेंट है, ये इसमें आपको बताना है। तो जो ये कहानी लिखी गई है, भोलानाथ की कहानी बहुत पुरानी है, 30 के दशक की है, यानी 1930 के आसपास की ये कहानी है। तो उस समय में और इस समय में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले बच्चों को खेलने का इतने सुख सुविधाएं, मतलब इतने साधन नहीं मिलते थे। वो प्रकृति की चीज़ों को ही अपना खेल का साधन बनाते थे, या बच्चे आपस में ही कोई भी खेल बना लेते थे तो उसी के साथ वो खेलते रहते थे। और आजकल के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा
क्या प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते, उनको घर पर ही चीज़ें, खेलने की सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं। तो आज के युग में और पहले के युग में बहुत अंतर आ गया है, हम देख लेते हैं। तो आज के युग में और भोलानाथ के युग में बहुत अंतर आ गया है। आज माता पिता बच्चों को भोलानाथ और उसके साथियों की भांति ऐसे वैसे गली मोहल्ले में घूमने की इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल जैसे थोड़ा व्हीकल भी बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा सेफ महसूस नहीं करते हैं बच्चों का बाहर घूमने देना। तो इसलिए पेरेंट्स बच्चों के प्रति ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं, उनकी ज़्यादा ही सुरक्षा करते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा घूमने नहीं देते। तो वे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आज के बच्चे घर बनाना, व्यवहार रचना, चिड़िया पकड़ना, दुकान बनाना, खेती करना आदि खेल नहीं खेलते हैं जो भोलानाथ और खेलते थे। आज के बच्चों के खेल क्या हैं? आज के बच्चे क्रिकेट, साइकिल चलाना, दौड़ना, कार्टून बनाना, तैरना, लूडो आदि खेल खेलते हैं। भोलानाथ के समय में बच्चों के खेलों की सामग्री और साधन भी अलग थे। पहले क्या खेलते थे वो? चबूतरा, सरकंडे, टूटी चूहेदानी, गिल्ली मिट्टी, टूटे हुए घड़े के टुकड़े, पुराने टूटे हुए कनस्तर आदि उनके खेलने के साधन थे। यानी उनको कुछ भी मिल जाता था तो वो उसका खिलौना बना लेते थे। और आजकल के बच्चों के खेलों की सामग्री क्या है? टीवी है, कंप्यूटर, साइकिल, बैट बॉल आदि, ये इनके खेलने की सामग्री हैं जो भोलानाथ के समय में नहीं थी। अब है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू लेते हैं। यानी कुछ ऐसे प्रसंग, यानी कुछ ऐसे मोमेंट आए जो आपके दिल को छू गए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हों, उनको चुनकर लिखना है। जो आपको अच्छे लगे लगे हैं वही चुनकर आप इसमें लिख सकते हैं। तो पाठ में मतलब बहुत से हैं जो हमारे दिल को छुए हैं, हम उनमें से कुछ यहाँ लिख रहे हैं। पाठ में आए कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो पाठक के यानी पढ़ने वाले के हृदय को छू जाते हैं। बच्चे के पिता के द्वारा उसको नहलाना धुलाना, उसके साथ खेलना, उसको हमेशा अपने साथ रखना, उसे कंधे पर अपने साथ घुमाने ले जाना और खेलते समय हार जाना। फिर क्या है दूसरा? बच्चे का माता का बच्चे को बहुत प्यार करना, उसे कहानियाँ सुनाकर खाना खिलाना, उसको सजाना, उसको संवारना, उसको काला टीका लगाना, और कहानी के अंत में सांप के डर से भागते हुए लहूलुहान भोलानाथ का माँ की गोद में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता करना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ का आंचल न छोड़ना आदि मर्मस्पर्शी दृश्य हैं जो हृदय को छू लेते हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? यानी भोलानाथ के समय के गांव में के चित्र में और आज के जो गांव के जो चित्र हैं, उनकी जो संस्कृति है, उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, वो हमें यहाँ लिखना है। 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्राम्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर यानी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। आज कुओं से पानी भरना, कुओं से खेतों की सिंचाई का प्रचलन समाप्त हो गया है। यानी पहले कुओं से पानी भरते थे, कुओं से ही खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन आजकल वो नहीं है। गांवों में पीने के पानी की वाटर सप्लाई हो गई है, खेतों में ट्यूबवेल लग गए हैं, खेतों में बैलों की अपेक्षा ट्रैक्टरों से काम लिया जाता है। ठीक है। और संपूर्ण गांव यानी संपूर्ण ग्राम अंचल के विवाह संबंधी रीति रिवाज बदल गए हैं। पहले किसी प्रकार से होते थे, अब किसी प्रकार से होते हैं। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद का प्रभाव ग्राम्य संस्कृति में भी दिखाई देने लगा है। आपसी भाईचारा व मेल मिलाप भी कम होने लगा है। आज मनोरंजन के साधन भी बदल चुके हैं। चौपालों में हुक्का गुड़गुड़ाने की अपेक्षा आजकल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या देखते हैं? टीवी के आगे बैठकर क्रिकेट के मैच का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं, या और कुछ भी मतलब देखते हैं। ये नहीं कि क्रिकेट ही देखते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। लेकिन आजकल पहले जो क्या था, चौपाल होती थी, उसके पास वहाँ पे सभी बुजुर्ग या गांव के आदमी इकट्ठे होकर हुक्का पीना और इस तरह बैठ के कुछ भी बातें करना, इस तरह का काम करते थे। लेकिन जो आजकल के हमारे बुजुर्ग हैं वो
टीवी के आगे बैठकर क्रिकेट का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। ग्रामीण अंचल की मौज मस्ती भरे जीवन के स्थान पर अब व्यस्त एवं तेज रफ्तार वाला जीवन देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए। यानी आपने पाठ को पढ़ा, उसमें भोलानाथ के माता पिता उसको किस प्रकार प्यार करते हैं, तो प्यार इसको पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का प्यार याद आ गया होगा कि वो आपको किस प्रकार से आपका प्यार करते हैं। तो आपकी उन्हीं भावनाओं को आपकी अपनी डायरी में अंकित करना है, यानी कोई मोमेंट है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। बचपन में क्या है, पिता के स्थान पर माता ही हमें जगाया करती थी तथा शीघ्रता से यानी जल्दी से नहाकर खाना खाने के लिए कहती। यदि इस समय थोड़ी भी देर हो जाती तो डांट पड़नी निश्चित थी। पिताजी ने पैरों पर बिठाकर कई बार झूले दिए और जब सबसे ऊंचा झूला मिलता था तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। कभी पिताजी अपने साथ खेत भी ले जाया करते थे। वहाँ तरह तरह की फसलों को देखकर हम बहुत खुश होते थे। खेतों में चरते हुए पशु भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। खेतों में चल रहे ट्यूबवेल के चबचों में नहाने का आनंद ही और था। यानी जब ट्यूबवेल चलते थे तो उनको देखते ही नहाने का आनंद मन करने लग जाता था। स्कूल जाते समय माता पिता से पैसे लेना हम कभी नहीं भूलते थे और उन पैसों को दोस्तों के साथ मिलकर खर्च करने का भी एक आनंद, अलग ही आनंद होता था। देर तक घर से बाहर रहने पर कई बार फटकार भी सुननी पड़ती थी। यानी पहले क्या था, हम घर से देर तक रह जाते थे तो हमें मार भी पड़ती थी, फटकार भी पड़ती थी। पहले जो पेरेंट्स थे, आज के पेरेंट्स इतनी डांट नहीं लगाते हैं, लेकिन पहले वाले जो पेरेंट्स थे बहुत डांट लगाते थे। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ, वात्सल्य क्या है, यानी प्रेम, जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पाठ में आदि से अंत तक यानी शुरू से अंत तक माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का ही उद्घाटन हुआ है, यानी वात्सल्य का भाव ही यहाँ पर दिखाई दिया है। यह व्यक्त करना ही पाठ का प्रमुख लक्ष्य है। लेखक का उसके पिता के पास सोना, प्रातः समय पर उठकर उसके साथ नहाना धोना और पिता के द्वारा भोजन कराया जाना, कम भोजन खाने पर चिंता व्यक्त करना, पिताजी द्वारा कंधे पर बैठाकर गंगा किनारे ले जाना, उसके साथ कुश्ती करना, बच्चों को खुश करने के लिए खेल में हार जाना, सांप को देखने से डर जाने पर माँ द्वारा आंचल में छुपा लेना आदि में वात्सल्य भाव का चित्रण हुआ है, यानी उनका प्रेम का चित्रण हुआ है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यानी जो माता का जो अंचल है, यहाँ पे जो टाइटल दिया गया है, क्या वो उपयुक्त है या इसका आप कोई दूसरा टाइटल भी बता सकते हैं। तो क्या है, माता का अंचल नामक पाठ का शीर्षक शुरू में उपयुक्त नहीं लगता, यानी सही नहीं लगता, क्योंकि लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया गया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है कि भोलानाथ को अपने माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसके हर खेल में सदैव उसके साथ रहते हैं। विपदा यानी मुसीबत होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख में दुखी है, उसके आंसुओं से व्याकुल है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है, यानी अपने होश खो बैठी है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है वो समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद यह बात साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता, मेरा बचपन या मेरा शैशवकाल, यानी बचपन ही बोलते हैं शैशवकाल।
आगे है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यानी कैसे प्रकट करते हैं बच्चे अपने हम भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हुए क्या है, बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हुए माता पिता की बताई हुई अच्छी बातों पर अमल करके, उनके साथ खेलकर, उनकी आज्ञाओं का यानी उनका जो कहते हैं उनका पालन करके, उनकी गोद में बैठकर आदि बातों से वे अपने प्रेम को उनके प्रति व्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, यानी ये जो यहाँ पर बच्चों की जो दुनिया रचाई गई है, अब के जो बच्चे हैं यानी आप जो पाठक हो, अब इस पाठ को पढ़ रहे हो, वो आपसे किस तरह से भिन्न है। प्रस्तुत प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है, यानी 1930 के दशक के टाइम की है। उस समय और आज के समय के जीवन में दिन रात का अंतर हो गया है। उस समय के बचपन में बच्चों पर पढ़ाई लिखाई का कोई ज़्यादा दबाव नहीं था, सब बच्चे मिलजुल कर खूब खेलते थे, किंतु अब आपस में स्नेह भाव, विचारों का आदान प्रदान व विश्वास की कमी हो गई है, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने नहीं देते। तो इससे क्या है कि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, स्नेह भाव नहीं रहता, विचारों का भी डिफरेंस रहता है, और उनमें आपस में एक दूसरे पर वो विश्वास भी नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों की उनमें कमी आ गई है। आज के युग में बच्चों की पढ़ाई के पाठ्यक्रम इतने मुश्किल हो गए हैं कि उन्हें पूरा करने में ही इतना समय लग जाता है कि उनके पास खेलने तक का समय नहीं बचता। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त माता पिता के पास भी इतना समय नहीं है कि वे बच्चों के साथ कुछ समय खेल सकें। आज खेल की सामग्री व साधन भी बदल गए हैं। गिल्ली डंडे के स्थान पर क्रिकेट है, वीडियो गेम, टीवी आदि अनेक आधुनिकतम साधन हैं। गली में नाटक खेलना, गिल्ली मिट्टी से खिलौने बनाना, विवाह रचाना, खेती करना आदि खेल अब नहीं रह गए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। ये यहाँ बताए गए हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की जो आंचलिक रचनाएं हैं उनको आपको पढ़ना है। आप इनको लाइब्रेरी से लेकर आप इनको स्वयं पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे अभ्यास कार्य, माता के अंचल का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपके लिए वीडियो लाभदायक है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।